साइकिल पूरी चलती रहती है, हमेशा ये साइकिल चलती रहती है और ये साइकिल रुकती नहीं है। तो मुद्दा ये है कि जब आपका उदय का काल चल रहा है, मतलब वर्तमान का काल, प्रेजेंट, इस वक्त, उस वक्त आपके परिणाम कैसे हैं? अगर अभी आपको प्रतिकूलता का वेदन हो रहा है, आपको अनकंफर्टेबल है, आपको दुख हो रहा है, आपको परेशानी हो रही है, उसका रीजन तो वो था जो आपने पहले मांगा था। लेकिन अभी जो हो रहा है ये उसका रीजन बनेगा जो भविष्य में होने वाला है। तो अब उसमें तो चेंज कर नहीं सकते, जो हो गया। भविष्य में जो होगा वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। तो हाथ में क्या है कि वर्तमान में जो भाव चल रहे हैं, इस समय परिस्थिति कैसी भी हो, तुम्हारे भाव उसमें उच्च रहने चाहिए, वे भाव तुम्हारे बड़े रहने चाहिए, जिससे तुम्हें भविष्य में तो तकलीफ पैदा ना हो। इसलिए कहते हैं वर्तमान में जियो, इसे कहते हैं प्रेजेंट में जियो, इसलिए कहते हैं वर्तमान के जो भाव चल रहे हैं उस पर ध्यान रखो, भले ही वो अच्छे हैं या बुरे हैं, क्योंकि उन बुरे का जिम्मेदारी तो नहीं हूं ना, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? सागर नहीं तो हूं उसके रिस्पॉन्सिबल जो मैंने किए। अब आगे जो होंगे उसका जिम्मेदार मैं रहूंगा, लेकिन वर्तमान में मैं क्या हूं? उदाहरण दे रहा हूं मैं। आप ड्यूसिली गए, आपका सेलिब्रेशन हो रहा है, आपका नाम है, नेम है, फेम है, लोग तालियां बजा रहे हैं, एक्साइटमेंट है, आपको बहुत खुशी हो रही है। ये जो आपको खुशी हो रही है ना, ये क्यों हुई हंसू भाई? पूर्व में आपने ऐसे कुछ पुण्य कर्म किए थे जो इस वक्त उदय में आ रहे हैं। मान लो 16 तारीख की शाम को 4 बजे आपका सेलिब्रेशन है और 16 तारीख की शाम को 4 बजे उस सेलिब्रेशन में आप वहां खड़े हैं पीछे, सब आपके जो परिणाम हो रहे हैं, आपको बहुत फील गुड हो रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, आपको बहुत खुशी मिल रही है, आपका नेम, फेम, गुडविल, चाहे 10 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए का आपके पास आ रहा है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट टाइम है आपका। ये क्यों मिला? क्योंकि पूर्व में आपने ऐसे कुछ कर्म किए थे जो भी उदय में आए। 16 तारीख की शाम को 4 बजे, समझ में आ रही है मेरी बात? अब मुद्दा ये है कि वो 16 तारीख की शाम को 4 बजे तुम पीछे खड़े हो, उस वक्त तुम्हारे भाव कैसे कर रहे हो? ये जो वर्तमान में जो समय मिला है वो तो उसका मिला है जो तुमने पहले कमाई की थी। रचिता समझ आई बात? अभी जो मिल रहा है अनुकूलता, जितना फील गुड है, जितनी यश, नाम, प्रतिष्ठा, रुपया, पैसा है, वो तो तब का है जो तुमने पूर्व में जो पुण्य कर्म किए थे वो भी मिल रहे हैं। लेकिन इस तरह भी तो कुछ भाव हो रहे हैं ना, और इस वक्त अगर तुम्हारे भाव ऐसे हो गए, आई एम समथिंग, मैंने किया, अहंकार के भाव आ गए, ईगो आ गया, ईगो में चढ़ गए, लोगों को गिनना बंद कर दिया, क्रोध, मान, माया और लोभ जैसे जो 4 शत्रु हैं उनमें उलझ गए, मान कसाय में उलझ गए, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह के जो भाव हैं, जो पाप हैं, उनमें उलझ गए। तो तुम इस वक्त भोग तो भो रहे हो जो तुमने पहले कमाया है, लेकिन इस वक्त तुम कमा भो रहे हो जिसे तुम भविष्य में दुखी होने वाले हो। ना, ये बात तो मैंने कई बार कही है और इस बात थोड़ी और स्पष्ट कर दी। अब आज की बात मेरी कुछ दूसरी है, इसे थोड़ा सा अपोजिट करो। बहुत परेशान है, बहुत दुखी है, पैसे भी नहीं है, आत्महत्या करने का विचार आ रहा है, बहुत इरिटेशन है। तो ये क्यों हुआ है? क्योंकि पूर्व में तुमने ऐसे पाप कर्म बांधे थे जो वर्तमान में उदय में आ रहे हैं। इस वक्त अब तुम क्या कर रहे हो? अब भविष्य सुधारना है तो इस वक्त अपने भावों पे कंट्रोल करना पड़ेगा कि नहीं, उन पर विचार करना पड़ेगा कि नहीं, उनकी दिशा परिवर्तित करनी पड़ेगी कि नहीं। क्यों? क्योंकि भविष्य कैसा चाहते हो तुम? ऐसे ही चाहते हो भविष्य? अभी तुम्हारे परिणाम और आकुलित रहे, अभी परिणाम फिर तुम्हारे क्रोध, मान, माया, लोभ, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह के रहे, तो भविष्य भी फिर ऐसे ही होने वाला है।
क्योंकि अभी भोग रहे हो पूर्व का और भविष्य में भोगोगे अभी का, तो ये साइकिल कुछ चक्र ही चलेगा ना। तो क्या करें कि परिस्थिति कैसी भी हो, तेरे परिणाम तो कोमल, शांत और निष्कषाय रूप ही रहने चाहिए। परिस्थिति अच्छी हो चाहे बुरी हो, चाहे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो। सुनो, ऐसे कहते हैं कि उदय के आने की अनिवार्यता तो है। कल से भाई, उदय के आने की अनिवार्यता तो है, उदय तो आएगा ही, लेकिन उसे भोगने की अनिवार्यता नहीं है। नहीं समझ में आया? इन्वेंटली उदय तो आएगा। तुम चाहे ड्यूसिटी बन गए हो, जो सेलिब्रेशन हो रहा है या आत्महत्या का विचार है, दोनों उदय है ना। एक अच्छा है, एक बुरा है, तो उदय तो आएगा ही, वो तो निश्चित है। लेकिन तेरे भोगने की अनिवार्यता नहीं है कि भोगो कैसे नहीं जब आया। अरे जब तुझे आया उस वक्त तू तत्व का चिंतन में रहे, क्या कि यार ये तो ऐसा होना था इसलिए हुआ है, इसमें मेरे करने से क्या होगा। ना मान कसाय चढ़नी चाहिए, ना आत्महत्या का विचार आना चाहिए, ना तू सुपीडी कॉम्प्लेक्स में जाना चाहिए, ना इन्फिडी कॉम्प्लेक्स में जाना चाहिए। तब तेरे हर पल ये विचार आना चाहिए कि ये जो मेरे भाव हो रहे हैं, इनका मुझे फल क्या मिलेगा, चाहे वो अच्छे हो चाहे वो बुरे हो। क्यों? क्योंकि उसको भोगने की अनिवार्यता कहाँ है। मैं भी यहाँ बैठा बैठा सोच सकता हूँ, देखो अपन ने कर दिया, अपने करने से हो गया। अरे तेरे करने से आज तक हुआ क्या है? जो यश और नाम और प्रतिष्ठा भी तेरे करने से कुछ नहीं हुई है। सब बराबर करते हैं, पर किसे मिलता है? जिसका उदय खराब हो ना, वो ये सोचेगा, अरे यार मैं तो सोच रहा था यहाँ 20,000 आदमी होंगे मेरा ड्यूटी सेलिब्रेशन में, और यहाँ तो 3-4 हजार आदमी है। वो दुखी होगा कि खुश होगा? इसमें उसकी गलती है? अरे उसके तो यूसीडी पिन मिल जाने के बाद, इतना सेलिब्रेशन होने के बाद भी पाप ही का उदय है, पाप ही का उदय है। उसे वो उसके बाद तो वो और दुखी हो गया। अरे यार कुछ मेरे को ना 1 घंटा बोलने को मिलना चाहिए था, इन्हें आधा घंटे में निपटा दिया। अरे कम वक्त मारे, उससे पूछ जो बेचारा तरस रहा है इस बात के लिए कि स्टेज पे 1 मिनट के लिए खड़ा हो जाए। तो जिसका वो अचीव भी हो गया, श्री इसमें क्या कह रहा हूं, परिस्थिति से फर्क नहीं पड़ता, वो अचीव भी हो गया, वो मिल भी गया, वो सिचुएशन आपके फेवर में भी हो गई, पर तुम्हारे दुखी होने का काल निश्चित था, तो सब कुछ अचीव होने के बाद भी तुम दुखी हो गए। तो परिस्थिति क्या फर्क पड़ा? लेकिन एक 5% है, वो इतना एक्साइटेड है, इतना खुश है, इतना एंजॉय कर रहा है, उस ड्यू से ज्यादा खुश। क्यों? क्यों है? क्योंकि उसके खुश होने का काल है, वो उसकी थॉट प्रोसेस है, वो उसका विजन है, वो उसकी चिंतन की धारा है। तो परिस्थिति से फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क यह है कि तुमने उस परिस्थिति को किस तरीके से समझा, किस तरीके से जाना। और जो कुछ भी ये है, ये कसाई के परिणाम, बहुत इंपोर्टेंट बात कहने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना, उससे फर्क नहीं पड़ता कि पब्लिक क्या सोच रही है, फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम क्या सोच रहे हो। मैंने एग्जांपल दिया था हैदराबाद में, तो यहाँ मेरी बहन है, बुर्का पहने हुए कोई बहन है, शायद नहीं है, हैदराबाद में तो बहुत सारी थी। तो मैंने एक को बुलाया, लोग घबरा गए कि ये क्या कर रहे हैं, और मुझे भी ना पहले प्लानिंग नहीं थी, सोचते सोचते विचार करते करते वो उदाहरण आया, उसको बुलाया बहन को, मैंने यहाँ पर मैं हिस्सा बताओ, तुमने यहां तक घट रखा है, तुमने यहां से यहां तक घट रखा है, तुम्हारी सिर्फ आंखें दिखाई दे रही है, बीच का जो ये एरिया है ये भी तुमने ढक रखा है। हम तो आज तक किसी को पहचान ही नहीं पाए, तुम ही लोगों को पहचान पाते हो। पर मेरा एक $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि जब तुम्हें कोई पहचान ही नहीं पाता है,
तो तुम्हें इच्छा नहीं होती है कि लोग मुझे जाने? नहीं मेरी बात सिवाय लोगों समझ आ गई है, आज का लोग नहीं आएंगे, दोबारा बनाना पड़ेगा। तुम्हें कोई पहचान ही नहीं पा रहा है, कोई तुम्हें जान ही नहीं पा रहा है, फिर भी तुम्हारी इच्छा होती है क्या कि मेरा नाम हो, मेरी इज्जत हो, मेरा रिकॉग्निशन हो, मुझे स्टेज पे बुलाया जाए, मेरे हैंडमेड हो। करुणा जी, आपको तो लोग पहचान रहे हैं ना कि यार ये करुणा सिंह है और ये स्टेज पे आ रही है और यूसीडी हम इसको ऑटोग्राफ ले। कोई पहचान ही नहीं रहा है। सुरेश तुम तो थे ना, फिर तुम्हारी इच्छा होती है क्या? तो उसे बहुत भैया जवाब दिया कि हाँ भैया होती है ना। मैंने कहा इससे कोई संबंध नहीं है कि पब्लिक तुम्हें पहचानती है कि नहीं पहचानती है, पब्लिक तुम्हें जानती है कि नहीं जानती है। सवाल इस बात से है कि तेरे अंदर के परिणाम कैसे हैं। तुम्हें कोई नहीं जान रहा है तो भी तुम्हें मान कसाई उत्पन्न हो रही है, और कोई तुम्हें जान रहा है तो भी मान कसाई उत्पन्न हो रही है। तो मैं कह रहा हूं कि सवाल तो अपने अंदर की मान कसाई को कंट्रोल करने की जरूरत है। ये 1 लोग जाने, चाहे 1 लाख जाने, चाहे 10 लाख जाने, चाहे 100 करोड़ जाने, इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? ऐसी भाई को 10,000 लोग जान रहे हैं, नरेंद्र मोदी को 140 करोड़ लोग जान रहे हैं, ओबामा को 700 करोड़ लोग जान रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन एक साधु सन्यासी है, उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा कि उसे कोई दुनिया जान रही है कि नहीं जान रही है। मुझे फर्क नहीं पड़ रहा कि एक आदमी जान रहा है कि 700 करोड़ जान रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस ओबामा की, नरेंद्र मोदी की असली भारत के अंदर के परिणामों में मान कसाय है और उसके अंदर के परिणामों में मान कसाय नहीं है। संतोष, तो परिणाम अंदर के इंपोर्टेंट है ना, पब्लिक से क्या फर्क पड़ता है? कोई जानता नहीं है तो भी उसकी इच्छा हो रही कि लोग मुझे जाने। उतरने के बाद कोई पहचानेगा नहीं 4 महिलाओं के बीच में कि कौन थी जिसका सेलिब्रेशन हुआ, तो भी अंदर इच्छा हो रही है। तो इंपॉर्टेंट क्या है? हम पब्लिक से ड्राइव हो रहे हैं, हम लोगों से ड्राइव हो रहे हैं। बहुत क्रिटिकल बात कर रहा हूं मैं। लोग क्या सोच रहे हैं, मैं इससे ड्राइव हो रहा हूं। लोग वो सोच रहे हैं जो तू अंदर से सोच रहा है। मैं सोच रहा हूं कि मैं इस पैंट में बहुत अच्छा लग रहा हूं। क्यों? क्योंकि इसकी मोरी 15 है, मुझे अच्छा लग रहा है, मैं फील गुड है मुझे। तो मुझे लग रहा है सारे के सारे मुझे अच्छा पसंद कर रहे हैं, और इन सबको लग रहा है कि भैया का पैंट की फिटिंग बहुत अच्छी है और भैया बढ़िया दिख रहे हैं। और मुझे पता चल रहा है यार क्या छोटी मोरी है, सारी होगी 40 की मोरी, और मैं तो गलत पहन गया, ये तो अच्छा नहीं लग रहा है, पता नहीं दूसरा पैंट पहनी और पहन के आना नहीं चाहिए था और आज गड़बड़ हो गई। तो मुझे क्या लग रहा है कि सारे के सारे सोचने के भैया ने कौन सा पजामा टाइप पहन लिया है, और किसी के बाप को पड़ी नहीं है तुमने क्या पहना है क्या नहीं पहना है। किसी को फर्क पड़ा है क्या तुमने कल क्या पहना था और आज क्या पहना है? मुझे पता तू मेरे पीछे बैठी है, और तू जब सुबह कांच में बैठ के आई होगी और सोच रही होगी भैया के पीछे बैठूंगी, भैया वो कैसी लगेंगी, वो ऐसा कैसा लगेगा, वो कैसे लगेंगे, थोड़ा सा ऐसा करूंगी, थोड़ी सी गड़बड़ होगी, वाली ड्रेस ऐसी होगी, वाली ड्रेस ऐसी होगी। और फिर हम लोग क्या लग रहा है कि पूरी दुनिया मुझे ही देख रही है, वो बेचारा तुझे देख ही नहीं रहा। मुझे क्या लगता है सब मुझे तो देख रहे हैं, सब मुझे देख रहे हैं। यार ये पूरी क्यों देख रहा है, सारा छोटा वाला पेंट और आ गया मेरे पास आज। कल सर्वज्ञ का जो बेल्ट है ना, ये बेल्ट, इस बेल्ट में इसको ये लग रहा था कि ये बेल्ट में नीचे एक ब्लू कलर की सिलाई है, सुनना जरा, और ये जींस पे ही पहना जाता है, ट्राउजर पे नहीं पहन सकते। और ये बक्कल बिल्कुल ऐसे ही था। आधा घंटा लगा दिया इसने कि पापा ये मैं कैसे पहनूं आज। मैं कहा मैं पहन लेता हूं यार। नहीं आप तो नहीं पहनोगे, बुरा लगूंगा तो डायलॉग सुनो, बुरा लगूंगा तो मैं लगूंगा, आप बुरा नहीं लगोगे। तो मैंने कहा यार अब तू लग रहा बुरा, तो बोलते नहीं
कैसे पहनूं? तुमने कहा नया खरीद लेते हैं। तो सिद्धि से पूछा भाई तू बता दे। सिद्धि ने बोला भैया बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल अच्छा लग रहा है, कुछ खराब नहीं है। चरी ने बोला सब बोल रहे हैं बिल्कुल अच्छा लग रहा है। नहीं, लोग क्या सोचेंगे, लोगों क्या लगेगा, अरे किसके बाप को पड़ी तेरा बेल्ट देखेगा, बेल्ट की नीचे वाली। और वो बेल्ट की ब्लू वाली, वो इधर ब्लू वाली सिलाई देखेगा, कौन घुस घुस के जाके देखेगा? ये तो समझ में आता। अब सुनो, अभी बात खत्म नहीं हुई कि नहीं यार अच्छा, अब उसे अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। अब अगर यहाँ ऐसे ही आ जाता तो सब पूरा स्टेडियम उसके बेल्ट की ब्लू वाली सिलाई देख रहा होता, उसे सिर्फ नहीं देख रहा होता। तो किसी ने देखी क्या कल? नहीं देखी किसी ने, बेल्ट ही नहीं देखा। तुम वक्त में ना राजी नहीं हुआ, फिर से ना चैट जीपीटी पे जाता। चैट जीपीटी एआई, ये वाला बेल्ट इस वाले सूट पे इस वाली शर्ट के साथ जाएगा कि नहीं? और चैट जीपीटी ने, हाँ चैट जीपीटी ने कह दिया है इट्स लुक्स फिनोमिनल। 1 मिनट पहले तक जो इस डिप्रेशन में जाने की कगार, इस सब में मेरी स्टाइल है बोलने की, मतलब वो डिप्रेशन में नहीं था। 1 मिनट पहले तक जो डिप्रेशन में जाने की कगार पे था, सुनना जरा, 1 मिनट बाद वो सुप्रीति में आ गया। इससे बढ़िया कोई बेल्ट हो ही नहीं सकता। चैट जीपीटी ने कह दिया, चैट जीपीटी ने कह दिया। चैट जीपीटी कौन है? एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, नहीं उसे कह दिया। अब कल जब ये आया स्टेडियम में तो ये देख रहा था कि सारे मेरी नीली पट्टी देख रही है नहीं। किसी ने ना पहले देखी ना किसी ने बाद में देखी। हम जो सोच रहे होते हैं हमें लगता है कि पूरी दुनिया कोई सोच रही है और कुछ नहीं सोच रही है। तो छोड़ दो ना, क्यों जिंदगी, क्यों दूसरों की जिंदगी जीना है, अपनी जिंदगी जी लो ना। मैंने कल सर्व से कहा, मैंने सुन, अब पूरी दुनिया ये कहेगी कि अगर बेल्ट पहनना है तो नीली सिलाई वाली पट्टी वाली बेल्ट पहनना पड़ेगा, दूसरा नहीं। ये भी तो हो सकता है, वही फैशन बन जाए ना, क्यों नहीं बन सकता? मैं कभी जिंदगी में एक जीन्स पे यहाँ पे अगर छेद हो जाए तो हम पहन सकते थे आज से 5 साल पहले? नहीं पहन सकते थे। लोग कहेंगे गरीब आदमी है। अब कमबख्त मारे खरीदते फाड़ते उसके बाद पहनते तो लोग कहते हैं करोड़पति है। फटी वाली ज्यादा महंगी आती है और पूरी साबुत सस्ती आती है, और जितनी ज्यादा फटी उतनी ज्यादा महंगी, जितनी ज्यादा फटी उतनी ज्यादा महंगी। तो क्या है लोगों का? लोग तो पागल हैं और तुम लोगों की जिंदगी जी रहे हो। बंद कर दो आज से लोगों की जिंदगी जीना, अपनी जिंदगी जीना शुरू कर दो। हम लोगों की जिंदगी जीते हैं तो हम किसी को प्लान दिखाने गए, उसने मना कर दिया, हम डिप्रेशन में चले जाते, चूल्हे में जा। हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं। अरे दोनों बिजनेस छोड़ के चले गए तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, चूल्हे में जा। क्या फर्क पड़ता है? मैं अपनी जिंदगी जी रहा हूं, मैं अपनी जिंदगी में मस्त हूं। ये जिंदगी मेरी है, मेरी जिंदगी है, मैं अपनी जिंदगी जी रहा हूं। हम लोगों की जिंदगी कब तक जिएंगे? और मैं पूरी दुनिया में हर एक को खुश करने की मैंने कोशिश की और मैंने पूरी दुनिया को नाराज कर दिया, पूरी दुनिया को नाराज कर दिया। अब मैं लापरवाह नहीं हूं, बेपरवाह हूं, अपनी मस्ती में हूं। मैं जब पीछे मुड़ के देखा तो पूरी दुनिया मेरे पीछे थी। फकीर हो जाओ, जिंदगी में फकीर हो जाओ। इतने बहुत ज्यादा सिस्टमेटिक ऐसे रहने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सीधे सीधे ऐसे पता नहीं ऐसे निकलना चाहूं, ऐसे लगना चाहूं। भी महिलाएं दिन में 100 बार अपने आप को इसलिए देखती हैं कि मैं दूसरों को कैसी दिख रही हूं। गजब की बात अब शुरू होती है कि कोई अगर उन्हें देखता है तो वे कहती कैसे जो कुत्ते की तरह दिख रहा है। तुम
सुबह से लेके शाम तक काय के लिए तैयार हो रही हो कि लोग देखें? बेचारा गरीब देख रहा है, तो कुत्ते किधर देख रहा है? तो सुनो, ये तैयार होके रहें जाएं और कोई देखे ही नहीं तो कहती है साला एक कुत्ते ने देखा नहीं मुझे। चाहती क्या हो एक को बता दो। देखे नहीं देखे, तैयार हो रही हो नहीं हो रही हो, खाए के लिए, किसके लिए? जिस बेचारे अपने पति के लिए तैयार होना चाहिए उसके लिए तो तुम ऐसी घूमती रहती हो बावड़ी देती, उसकी चिंता नहीं है। जिससे तैयार होना चाहिए और उससे और पूछती हो मैं कैसी लग रही हूं दुनिया के सामने। अरे वो काम नहीं हो, जितेन किधर गया? जितेन कहता है कामनी को मैं ही देखूंगा, कोई और मत देखो। तो पिंजरे बंद करके रख उसको। अरे तुम लेके आओ तो लोग तो देखेंगे और देखने के लिए तो वो तैयार होती है कि लोग देखें उसे। हमें क्या थॉट है, कितना देखें कितना नहीं देखें, इसने पूरी जिंदगी को खराब कर दिया, खत्म कर दिया। मैं ऐसा ही हूं, यह भी तो हो सकता है। लोग ऐसे ही हैं, चिंता मत करो लोगों की, लोग बिल्कुल पलटू मार हैं। तुम कुछ नहीं कर पाओगे तो कह देंगे तुम कुछ नहीं कर पाए, तुम कर गए तो कह देंगे तुमने बहुत कुछ कर दिया। तुम इनकी चिंता करते हो, इनकी चिंता करते हो, किसकी चिंता करते हो? छोड़। क्यों? क्योंकि जो होना है वो बिल्कुल निश्चित है। क्यों निश्चित है? देखो, मैंने जो बात कही कि वो जो होना है ना वो बिल्कुल निश्चित है कि ये जो कर्म बंधे राइट, फिर ये कर्म उदय में आए। तो जब ये उदय में आए तभी तो कर्म बंध रहे हैं कि नहीं? तभी कर्म बंध रहे हैं ना। जब हम भोग रहे हैं तब भी तो नए कर्म बन रहे हैं कि नहीं? ये तो पूर्व कर्म थे, पुराने कर्म थे। जब ये कर्म उदय में आए तो जब उदय में आए तभी तो कर्म बन रहे हैं ना। पीछे आदमी खड़ा हुआ है ड्यूसीडी बन के, टेलीविजन है, तो पूर्व कर्मों का उदय तो ये आया कि तुम वहां पहुंच गए, लेकिन उस पीरियड में, उस काल में भी तो नए कर्म बन रहे ना जितेन। ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई समय ऐसा निकल जाए जब कर्म नहीं बन रहे हो। तो ये जो कर्म बन रहे हैं ये फिर उदय में आएंगे। इसका मतलब क्या है? मैं अभी कर्म सिद्धांत नहीं समझा रहा हूं, मैं इससे कोई दूसरी चीज समझा रहा हूं कि इसका मतलब ये है कि जो कुछ ये जो हुआ वो इस वक्त के होने से नहीं हुआ, ये पूर्व में निश्चित था कि होने वाला है। नहीं समझ आ रही बात? आई रिपीट, सुनो ध्यान से, सुनो। ये जो हुआ, जब उदय आया, जब फल मिला, जब रिजल्ट आया, तो ऐसे ही नहीं मिल गया। ये पहले से नक्की था कि ये मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि इसका जो एक तो रिजल्ट है, इसका कॉज कब था? यहां था इसका कॉज ये है, ये तो उसका रिजल्ट है। जो कर्म पहले बना था उसका उदय में आया, फल दे रहा है। जो फल दे रहा है वो कॉज नहीं है, वो तो रिजल्ट है। कॉज क्या था कि वो पहले निकल गया, लेकिन जब उदय आया, इस वक्त जो तेरे भाव हैं वो आने जो वाला उदय है उसका कॉज है। ठीक है ना? ये कॉज, इधर रिजल्ट, वो जो रिजल्ट है वो आने वाले रिजल्ट का कॉज है। ये ठीक है बात? समझ आ रही है? रिजल्ट ठीक है, वो कॉज एंड इफेक्ट वाला बात है। रिजल्ट इफेक्ट भी बोल सकते हैं ना, इफेक्ट का समझ में नहीं आएगा, रिजल्ट ठीक है। अभी जो इस वक्त जो उदय है वो पहले जो कॉज था, कर्म बंधन का जो कॉज था उसका रिजल्ट है। पर जिस वक्त वो रिजल्ट चल रहा है विवेक, उस वक्त तो वो आने वाले रिजल्ट का कॉज है कि नहीं? है ना? पढ़ाई नहीं, गुवाहाटी हमारा क्या नाम है? प्राण। तुमने आई बात? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस
इस वक्त जो हुआ ये बिल्कुल फिक्स था, अब इस वक्त जो होने वाला है ये बिल्कुल फिक्स है, और चूंकि ये जो होने वाला है ये फिक्स है, तो इस वक्त जो कर्म बंधने वाले हैं ये भी फिक्स है। इसका मतलब ये है कि जो अब होने वाला है वो बिल्कुल निश्चित है, इसमें कोई परिवर्तन और कोई चेंज पॉसिबल है ही नहीं। इसलिए कह दिया कि हुई है वही जो राम रचि राखा, कि वही होगा जो राम ने रच दिया है। राम ने नहीं रचा है, ये तो भगवान की भक्ति में कह दिया कि राम ने रच दिया। रचा तो तूने ही है, वो तेरे कर्मों ने रचा है, लेकिन भगवान की भक्ति में कह दिया भगवान ने रच दिया। कौन रिस्पॉन्सिबल है? मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। भगवान कैसे हो सकता है जिम्मेदार? जब मैंने किया है तो मैं तो जिम्मेदार रहूंगा। मैं गलत करूं और भगवान को जिम्मेदार बना दूं, ये कैसे हो सकता है? मैं अच्छा करूं और जिम्मेदार भगवान को बना दूं, ये कैसे पॉसिबल है? ये तो राम हुई है भाई, जो राम रचि राखा, भगवान की भक्ति ने कह दिया। अल्लाह की मर्जी मेरा पत्ता नहीं हिलेगा। इसका मतलब क्या है? यही मतलब है कि तूने जो किया है वो बिल्कुल होगा, और वो निश्चित है, और निश्चित है ही नहीं, वो अपने अपने क्रम में ही होगा। सबसे बड़ी बात तो ये है, वो क्रम आगे पीछे हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों? जिस जिस क्रम से वो कर्म बंधे हैं उस क्रम से वे उदय में आएंगे, और वे उसकी थोड़ी सी और गहराई अलग है कि कभी कोई आगे हो सकता है, कभी पीछे हो सकता है, कभी कोई कर्म फिर सकता है। तेरा पुण्य ज्यादा हो जाएगा तो पाप कर्म तेरे खत्म हो जाएंगे, तेरा पाप कर्म ज्यादा हो जाएगा तो वो जो पुण्य था पूर्व का वो तेरा पाप में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैं उसमें उलझा नहीं रहा हूं, पर इतना सा समझ लो कि जैसे जैसे वो कर्म क्रम से बंधे थे वैसे वैसे वे कर्म का उदय क्रम से आएगा। इसलिए कहते हैं कि क्रम से आएगा और वो बंधा हुआ है, और इन दोनों शब्दों को अगर जोड़ देते हैं तो एक शब्द बनता है कि वो सब क्रमबद्ध है। नहीं, क्या है वो सब? क्रमबद्ध है। क्यों है क्रमबद्ध? क्योंकि अपने अपने क्रम से होना है और वो आपस में बंधा हुआ है। वो चेंज हो सकता है? अरे तुम्हारा जब इतना क्रम से बंधा हुआ है कि तुम वहां से आओगे, वहां से मितवा बजेगा, फिर पहली सीढ़ी रखोगे तो रॉकी बजेगा, ये क्रम है कि नहीं है? वहां पहुंचोगे तो फिर पहले बुके जाएगा, फिर हैंडरेज होगा, फिर उसके बाद में दूसरा 2 अपलाइन और आएंगे, वो हैंडरेज करेंगी। वो सब क्रम है कि नहीं है? ये क्रम बंद हो सकता है। फिर वो केप पहनेंगे, फिर कैप पहनेंगे, फिर वो मिलेगा। ये सब क्रम में है कि क्रम में बंधा हुआ है कि नहीं है? बोलो जय नहीं, ये क्रम में हो सकता है। ये काम करो, पहले कैप पहना दो और बाद में वहां से यहां ले आओ, हो सकता है? जब ये नहीं हो सकता तो जिंदगी का हर पल, हर मोमेंट और हर क्षण डिस्टर्ब कैसे हो सकता है? ये इतना बंधा हुआ है जितना एक मोतियों की माला है, और मोतियों की माला में एक एक मोती के बाद दूसरा मोती, दूसरे के बाद तीसरा मोती, ये आपस में बंधे हुए हैं कि नहीं? जैसे साहब दूसरे नंबर का मोती है ना, उसे 10वें नंबर पे ले आओ, 10वें वाले को दूसरे पे ले जाओ। तू ले नहीं जा सकता, अगर ले जाएगा तो मोतियों की माला टूट जाएगी। वो जो मैंने ना जो तूने जो LLB करी ना, वो LLB पहले हो जाए और मेरी 10th क्लास बाद में हो जाए, ये हो सकता है? नहीं हो सकता ना। वो सब अपने क्रम में निश्चित है और वो अपने क्रम में बंधा हुआ है, तभी तो वो संभव होगा। पिक्चर की रील चल रही है, 17 रील की पिक्चर है, और पिक्चर चल रही है, पिक्चर चल रही है, तो वो जो 7वें नंबर पे जो रील आनी है वो दूसरे नंबर पे आ सकती है? क्यों नहीं आ सकती? क्यों नहीं आ सकती? पता है? इसी के जब तुम बदलने की कोशिश कर रहे हो ना, वो तो देखने का समय है। जिसे तुम बदलने की कोशिश कर रहे हो वो तो देखने का समय है। वो चेंज होने का समय तो बीत चुका, क्योंकि जब वो पिक्चर बनी थी तब चेंज हो सकती थी, अब थोड़ी हो सकती है।
ये तो जो तुम बदलने की बात करते हो उदय के काल में करते हो, और उदय के काल में परिवर्तन नहीं हो सकता। अगर परिवर्तन होता तो बंधन के काल में होता, और बंधन को खाते जाते। समझेगा बर्तन अंडरस्टैंडिंग है थोड़ा थोड़ा, बहुत बढ़िया, गुड, वेरी नाइस। बर्तन 73 ईयर ओल्ड है, सबसे यंगेस्ट व्यक्ति है हमारे यहाँ। आप सोचो 4 महीने हॉस्पिटलाइज थे, 4 मंथ, उसके बाद 71 में आए हैं, क्योंकि वो जिंदगी उनकी इसी करने वाली दूसरी चीज है। गुड, प्राउड ऑफ यू। उन सबकी ब्लेसिंग्स हैं। सबसे यंगेस्ट यही होंगे अभी। $74 हो चुका, और 74 हो चुका। तुम्हारा भविष्य यही है। अगर इस व्यक्ति से नहीं रहोगे तो 74 साल में ना छतरी लेके, लाठी लेके, मकार के फूकते पूरी दुनिया को गाली देते होंगे, मर जाओगे, तो और कुछ काम नहीं होगा। और 74 की एज में कितने एक्साइटेड है, कितने एक्साइटेड है। बाप बच्चे के साथ बैठे हुए, तुम्हारा फ्यूचर ये है, अपने बच्चे के साथ बैठे हुए फैमिली में अटेंड कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं क्या महान काम किया है भरतन ने, बड़ा काम किया है, जरा बहुत महान काम किया है। मैं आपको फ्यूचर दिखाता हूँ, और मेरे लिए तो बहुत एक्साइटिंग बात है। थोड़ा टॉपिक से अलग हो गया है मेरे दिमाग में, आगे इसलिए मैं बोल देता हूँ। इनका एक बेटा है, कुछ फिगर गड़बड़ तो ठीक करना। एक ही बेटा है सुधीश बेटा है, एक बेटी है। भरतन ने अपनी जो भी 2 बेटियां, अपनी जो इनकम है ना, फिगर गड़बड़ हो तो ठीक कर देना, अपनी पूरी इनकम का 70% बिल कर दिया है सुधीश को, और सच बता ना 10% किया है दोनों बेटियों को, और 10% किया है अपनी भाई को, जब तक वो जिंदा रहेगी तब तक। हम कहते हैं बिलेबल इनकम है, 25 साल से मैं चल रहा था बिलेबल इनकम है। अब देख लो ये बिलेबल इनकम इसे कहते हैं, ये है बिलेबल इनकम। बिल किया, और आज कितना खुश है हमारा भरतन। 74 ईयर, तो चमक तो देखो, डांस करते हैं, वियतनाम घूम के आए। सोचो आप, अगर ये बिजनेस नहीं होता तो 14 साल में क्या हालत होती तुम्हारी, अगर बिजनेस नहीं होता तो क्या बिल करते। अब तो सुधीश को रोज सुबह शाम पैर दबाता है, क्योंकि 70% मिल गया, और सुधीश की अपनी इनकम अलग है। आपको विजन समझ में आ रहा है? ये विजन मैंने 25 साल पहले देखा था, और ये बिल कह चुके कि पता नहीं मैं कब धरती पर रहूंगा नहीं रहूंगा, अपना बिल करके सबको देके, बच्चों को, पत्नी को, सबको दे दिया फ्री। जिसे कहते हैं विजन, ये है फ्यूचर। हाँ, 4 महीना ये तो हॉस्पिटल में थे ना, तो यमराज को छू के वापस आए, जा चुके थे, लेकिन अभी कुछ और लोगों की टीकें सुनी है, इसलिए वापस आ गया। हाँ, पूरी एनर्जी है, पूरी ताकत है, अभी भी पूरा डांस करते हैं, लोगों उठा लेते हैं। मैं कहता हूं ये बिजनेस नहीं होगा तो बुढ़ापा कैसे कटेगा? इस बिजनेस में हम रिटायर नहीं होते कभी, इतना रिटायर कैसे होंगे? कभी रिटायर नहीं होंगे। जब तक शमशान घाट नहीं पहुंच जाओगे तब तक फैमिली यूनिट करोगे, गोग्राम रैंक करोगे, लोगों से मिलते रहोगे, लोगों से बात करते रहोगे, रिटायर नहीं होंगे। और अगर ये बिजनेस नहीं हुआ ना, और दूसरा बिजनेस हुआ तो बेटा रिटायर करेगा, पापा आपकी जरूरत नहीं है। एक नंबर का तुम्हारे हरामखोर, जरूरत नहीं है। अगर नौकरी में हो गए तो एम्प्लॉय करेगा, नाउ यू आर रिटायर्ड। इस बिजनेस में तो मेरे पिताजी कहते थे मैं कब रिटायर होऊंगा, मेरे डैडी का क्या काम है। वो पढ़ते थे, लिखते थे, लोगों को पढ़ाते थे, प्रश्न करते थे, तो कोई उनसे कहते आप रिटायर कब हो रहे हो? मुझे क्या रिटायर होना है, मैं तो पैदाइश रिटायर हूँ, और दोबारा थोड़ी रिटायर होऊंगा मैं। और पैदाइश में एक्टिव हूँ, तो मरते तो शमशान घाट तक नहीं है, तब एक्टिव है। तुम्हें अगर लिव माय ड्रीम,
शमशान घाट तक एक्टिव रहना है, इसे स्पिरिट को बिल्ड करना है। तो क्या है, सब कुछ निश्चित। अब सब कुछ निश्चित है ना? क्यों निश्चित है? क्योंकि सब अपने अपने क्रम में है। जो अपने अपने क्रम में है वो बंधा हुआ है, बना हुआ है। कोई 25 साल का लड़का अचानक मर गया रोड एक्सीडेंट में, तो कल्पेश भाई वो रोड एक्सीडेंट में अचानक मरा जब अपने निश्चित समय पे मरा है? जोर से बोलो, समझ नहीं है क्या बात? समझ गए आप लोग, मेरा पर्पस पूरा हो गया। लोग कहते हैं कि वो तो अचानक मर गया। अरे अचानक कैसे मर सकता है? अचानक नहीं मर सकता, वो अपने निश्चित समय पे ही मरा है। तुझे अचानक लग रहा है क्योंकि तेरी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। मुझे चीजें अचानक लगती हैं क्योंकि एक्सपेक्टेशन नहीं होती है। वो अचानक नहीं मर सकता। अचानक कैसे मरेगा? वो तो निश्चित था कि 140 पे चलेगा, ये निश्चित था। वहां से दूसरी गाड़ी, एक ट्रक आ रहा होगा 100 पे, इसको नींद आ रही होगी, ये सब निश्चित था कि नहीं कि उसे गिर जाएगा और मौत हो जाएगी। अचानक कहां होगा? सब निश्चित हुआ कि नहीं? एक एक मिनट निश्चित था कि नहीं? एक एक पल निश्चित था कि नहीं? और अब जो मरा ना, निश्चित क्यों था? वो किसी दूसरी गति में तो जाएगा। तो जिस गति में जाएगा, अगर कुत्ता बना, बिल्ली बना, तो किसी और कुत्ते के कुतिया के घर में तो जाएगा ना, वो भी निश्चित है कि नहीं? तो अगर ये नहीं मरता 25 साल की उम्र में, तो उस कुतिया के घर में कौन जाता? वो तो प्रेग्नेंट होने में तैयार बैठी है। और कितना निश्चित है कि इसका मरना निश्चित है और वहां कुतिया के घर में जाना निश्चित है, और घर में ऐसे नहीं चली जाएगा वो। किसी कुत्ते का संयोग होना भी निश्चित है ऑन द सेम टाइम। अगर किसी कुत्ते का संयोग नहीं होगा उस समय पे, तो ये मर के कहां लटका रहेगा? ये सब बेकार की बातें कि वो आत्मा लटक जाती है, आत्मा लटकी रहती है, तो उनको जगह नहीं मिल रही है। मूर्ख हो, ये प्रकृति के सिद्धांत में, भगवान की प्रकृति में ऐसा हो सकता है कि अब जगह नहीं मिल रही है, कोई रिजर्वेशन है ट्रेन का कि वेटिंग लिस्ट में है। मतलब सोचो तो सही, पागल है ये किसकी प्रकृति है? ये ऑटोमेटिक व्यवस्था है प्रकृति की, सारे क्रम में, और सब कुछ क्रम में है, अपने अपने क्रम में है, और वो निश्चित है। ये कैसे हो सकता है? तूने कह दिया जगह नहीं मिली तो लटक गया। पागल, मैं पेड़ से चिपक गया, क्यों जगह नहीं मिल रही? प्रेत आत्माएं भटक रही है, जगह ढूंढने के लिए भटक रही है। मूर्ख, वो ट्रेन का जो टीटी है, उस टीटी को पता है एक एक सीट पे कौन कौन आगे बैठेगा, कब कब बैठेगा, वो निश्चित है। वहां तो कोई लटक नहीं रहा ना, लटकाते फिर रहे हैं। हाँ, लिस्ट तैयार है ना, तुम कैसे लटका सकते? तुम भी तो अचानक हो गए। अचानक नहीं होता कुछ, हमारी एक्सपेक्टेशन के अनुरूप नहीं होता है तो हमें अचानक लगता है। ये केदार अगर 6 महीने में, 3 महीने में ड्यूटी चला गया, अचानक चले गए। अब अचानक चला गया, उसके प्राण सूख गए। तुम फिर अचानक चला गया, अचानक चला गया, तुम्हारी एक्सपेक्टेशन के अनुरूप नहीं हुआ तो तुम्हें लगा अचानक हो गया। तुम किसी बहन से मिले 1 साल पहले, 1 साल बाद तुम मिले तो उसकी गोदी में बच्चा था, अचानक हो गया, अचानक हो गया। अरे 9 महीने लगे पूरे, ये तेरी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। अब वो चाहे कुंवारी हो चाहे शादीशुदा हो, अगर कुंवारी है तो ये क्यों कर रहा है? हुआ उसी प्रोसेस से है, हुआ उसी टाइम में है, और वो सब अपने अपने क्रम में निश्चित था, वो क्रमबद्ध था, इससे उसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। तुमने कितने सालों को बुलाया? कम अगर मर नहीं आए, नहीं आए, तुम्हारे कहने पे नहीं आए। अरे वो निश्चित था कि इतने ही आने वाले हैं, तुम्हारे साथ वो 1.5 आदमी आएगा, ये निश्चित था। वो क्यों नहीं आया? अरे उसका ये निश्चित था कि उसे नहीं आना है, तो आ जाता तो जिंदगी बदल जाती।
जिंदगी नहीं बदलना तो निश्चित है। केदार अहमदाबाद के फैमिली रूम में बाहर बैठा रहा, अंदर तो नहीं घुसा, कम वक्त अंदर नहीं घुसा, लेकिन यूसीडी बनना निश्चित था। तो पति ने कहा कि चलो, तो कहा मैं बाहर बैठा रहूंगा, ये भी निश्चित था। फिर दरवाजे से अंदर नहीं घुसा, लेकिन ये भी निश्चित था कि हैदराबाद जाएगा, वो अंदर बैठेगा, वो निश्चित था कि नहीं। अब अदिति परेशान हो, अंदर क्यों नहीं आया, अंदर परेशान क्यों हो रही हो? निश्चित है वो अपनी क्रमबद्ध में, तो परेशान होने की जरूरत क्या है? तो इसलिए किसी को ना चिंता करने की जरूरत है, ना परेशान होने की जरूरत है, ना आकुलता करने की जरूरत है, क्योंकि जो हो रहा है विजय मालेकर और जो होने वाला है वो सब अपने अपने क्रम में बंधा हुआ है और वो निश्चित है। इसे तुम बिल्कुल बेचिंत हो जाओ और अपनी मस्ती में मस्त हो जाओ, तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो फिर इससे कनेक्ट करना, दोबारा सीधी जाके सुनना, वो गति के अनुसार मति होती है, वो दोबारा सुनना और फिर इसको उससे कनेक्ट करना। इस आप फिर वो मैं तो ड्यूटी नहीं जा रहा हूं, तो बेटा तेरी गति ऐसी है कि तू नहीं जाएगा, इसे तेरी मति ऐसी चल रही है कि तुझे नहीं जाना है, समझ नहीं ना? तो फिर मैं काम नहीं करूंगा, तो मत कर, ये भी अपने क्रम में निश्चित होगा। तो ड्यूटी नहीं जाऊंगा, तो तुझे ड्यूटी नहीं जाना निश्चित होगा, ऐसी गति निश्चित होगी, तो तेरी मति ऐसी चलेगी कि मैं काम नहीं करूंगा, तो नहीं करोगे काम, इसे चिंता करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि सब कुछ अपने अपने क्रम में निश्चित है, इसे हम कहते हैं क्रमबद्ध। क्या क्यों निश्चित है? कलकत्ता क्यों निश्चित है? बोलो, माइक देना, माइक देना, माइक देना, माइक देना, आई माइक, हाँ क्यों निश्चित है? बोलो, चलो मैं सुन रहा हूँ। जो हम लोग अभी काम कर रहे हैं उसका एक तो रिजल्ट होना ही है। हाँ, बहुत सिंपल एग्जांपल के साथ रिजल्ट हो जाएगा। हाँ, तो अभी अगर सिंपल एग्जांपल ये है कि आज से लेके 3 महीना बाद, अगर 3 महीना तक अगर दांत ब्रश नहीं किए तो 3 महीना बाद जाके दांत में पेन हो रहा है, तो वो पेन हो रहा है, फिर उसके लिए गवर्नमेंट ना तो जिम्मेदारी, ना तो सोसाइटी, ना तो माँ बाप, ना तो ऊपर वाले। वो 3 महीना मैंने मंजन नहीं किया इसलिए वो पेन हो रहा है, तो जो कर्म किया उसे एक इफेक्ट होगा ही। तो जो कर रहे हैं उसका अगर इफेक्ट होने वाला है और ये अगर कंफर्म है, तो जो कर्म कर रहे हैं उसके ऊपर अपने को गौर करना है। उसके बाद अगर रिजल्ट कुछ भी हो जाए, अपने को लगता है कि ऐसे क्या हो गया, इतना से हो गया, लेकिन वो पहले से निश्चित है, लेकिन अपने को काम कंटिन्यू करना है। सुनो, वो दर्द होना निश्चित था। हाँ, क्यों था? क्योंकि वो अपनी क्रमबद्ध में था। हाँ, है ना? अब वो तो होना ही था और इसके लिए तेरी मति ऐसी चली कि प्रश्न नहीं। वो दिखता ऐसा है कि ऐसा लगता है ऐसे कैसे हो गया, रिवर्स दुनिया अचानक नहीं हुआ रमा, है ना? वो निश्चित था, अचानक नहीं हुआ। थैंक यू। रमा की अगर स्टोरी सुनी तो मैं भी पहली बार सुनी रमा, हमने भी पहली बार तुम्हारी वो स्टोरी सुनी, मुझे पता नहीं था। तो रमा की जो स्टोरी हुई, लेकिन रमा को करोड़पति बनना निश्चित था ना, ये निश्चित था। तो सागर की मति चली कि रमा को प्रस्पेक्ट कर दो। किसके पुण्य का उधर फटना था? रमा के। तो निमित्त कौन बना? सागर। तो सागर की मति चली कि रमा को प्रस्पेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि रमा की जिंदगी बदलनी है। जिंदगी बदलना निश्चित था, क्योंकि वो अपने क्रमबद्ध में है। और वो क्यों था? क्योंकि पूर्व में ऐसे कुछ कर्म किए थे जो उदय में आने निश्चित थे। तो हो गया काम। तो इसमें किसको अहंकार करने की जरूरत है? इसमें सागर अहंकार करे कि रमा अहंकार करे कि अपनी ईगो में आ जाए कि नहीं, इसमें क्या ईगो की जरूरत है, इसमें क्या अहंकार की जरूरत है? ये ऐसा होना निश्चित था, इसलिए हो गया, क्योंकि वो अपने क्रम में निश्चित था, अपने क्रम में बंधा हुआ था। इसे कहते हैं क्रमबद्ध। जो जो चीजें जैसी जैसी अपने क्रम में बंधी होंगी, वे चीजें जैसी वैसी निश्चित रूप से ही होंगी। इसलिए हमें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हम निश्चिंत रह सकते हैं। हाँ, हमें आकुलता करने की जरूरत नहीं है। कर्म तो होंगे, कर्म करना है नहीं, कर्म भी होंगे,
कैसे होंगे कि जो निश्चित है कि उसके अनुसार तेरे कर्म होंगे। वो निश्चित है ना, तेरे कर्म भी उसके अनुसार ही होंगे। अगर तुम्हें गरीब होना है तो कर्म ऐसे ही होंगे, मैं क्या बताऊं। और अगर ये निश्चित है कि तुम करोड़पति बनने वाले हो तो कल से यहां एक आदमी बैठेगा नहीं, निकल के चल देगा। अगर तुम्हें गरीब होना है तो बुद्धि चलेगी, चलो झूम ही काम कर लेते हैं। और करोड़पति बनना है, बुद्धि चलेगी या झूम फूम छेड़, अपने बैग में सामान रख, गाड़ी में बैठ और रवाना होगा। क्योंकि वो तो निश्चित है ना जो होना है, तेरे कर्म भी उसके अनुसार होंगे जैसा निश्चित है। तो क्या करें कि निश्चित हो जाओ, बेचिंत हो जाओ, मस्त हो जाओ, अपनी जिंदगी में जी लो, क्योंकि होगा वही जो होने वाला है। उसको कोई तो संभव नहीं। हम आकुलता में जीते हैं, हम इस परेशानी में जीते हैं कि मैं चीजों को चेंज कर दूं, परिस्थितियां तेरे चेंज करने के हिसाब से नहीं चेंज होती हैं, क्योंकि वे जो तो निश्चित हो चुकी हैं तुम्हारे कर्म बंधन के अनुसार, उसमें कोई परिवर्तन संभव नहीं। हो सकता है हम निश्चित हो सकते हैं, आकुलता खत्म हो सकती है। अरे हम छोटी छोटी बात को कहते हैं, पिता को राकेश आइया मार सके ना कोई, इसका मतलब क्या है? तुम निश्चित हो गए ना? इसका मतलब क्या है? पिता को राकेश आइया भगवान तो बता के रख रहा है नहीं, कि तेरी जितनी आयु निश्चित है उतनी आयु तेरी होगी। कोई अगर गोली मार देगा तो भी मौत होने वाली नहीं है। और आयु निश्चित नहीं है, आयु उतनी निश्चित है, आयु उतनी निश्चित है। तो वायुसेना का कमांडर भी हेलीकॉप्टर हो जाएगा, वो हेलीकॉप्टर गिर जाएगा, उसे सुरक्षित क्या होगा करती है। इंदिरा गांधी की आयु की पूरी होनी थी तो उसकी सुरक्षा गार्डों ने निपटा दिया जो रक्षा करने वाले थे। तो निमित्त तो कुछ भी हो सकता है, बात तो ये है कि जो निश्चित है होने वाला सिर्फ वो ही है, दूसरा कुछ होने वाला। तो निश्चित हो सकते हैं कि नहीं? हम रिलैक्स हो सकते हैं कि नहीं? हम फ्री हो सकते हैं? क्यों? क्योंकि सब कुछ अपने अपने क्रम में बंधा हुआ है, और जो बंधा हुआ है वही होने वाला है, दूसरा कुछ होने वाला नहीं है। और जब वो निश्चित हो जाता हूं मैं इस तरीके से, तो फिर मुझे देखो, एक बहुत बात कहता हूं मैं, अच्छी बात कहता हूं कि सब कुछ मेरे हाथ में और मेरे कंट्रोल में है। मुझे क्या फर्क पड़ता है किस आदमी ने क्या कहा, किसी आदमी ने क्या नहीं कहा। दो आदमी यहाँ खड़े हैं और एक आदमी तेलुगु वाला है और एक आदमी हिंदी वाला है। तेलुगु वाले को सब हिंदी नहीं आती और हिंदी वाले को सब तेलुगु नहीं आती, है ना? और हिंदी वाले ने तेलुगु वाले से कुछ मुंह से बोल दिया, आई लव यू। क्या बोला? आई लव यू। तेलुगु वाले ने समझा ये मुझे गाली दे रहा है ना? तेलुगु वाले ने जितनी खानदान में गालियां होती है वो हिंदी वाले को कहना शुरू कर दिया। हिंदी वाला समझ रहा है कि मेरे आई लव यू के रिस्पॉन्स में मेरे से बहुत बढ़िया बढ़िया बातें कर रहा है। सिचुएशन में आ रही है। अब मुझे बताओ कि किसी के कहने से किसी पे कुछ फर्क पड़ता है क्या? फर्क उससे पड़ता है कि तुमने समझा। अरे तुम दो हिंदी वाले हैं और इसने इसको गाली दे रही है, तू समझ क्या रहा है? इससे फर्क पड़ रहा है? क्या फर्क पड़ता है? उसे बोला क्या है? क्या फर्क पड़ता है? उसे क्या बोला? तेलुगु में समझा नहीं, तू समझा बाबा कितनी बढ़िया बात करे। और जो इतना खुश हो रहा है हिंदी वाला, और गुस्सा आ रही है, और गाली दे रहा है, और खुश हो रहा है। क्या फर्क पड़ता है? डॉक्टर रवि गुप्ता कौन क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, क्या फर्क पड़ता है? फर्क इस बात से पड़ता है कि मैं समझा क्या। चलो खड़े हो जाओ, बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, एकदम रिलैक्स, एकदम फ्री। अभी जगह बना लो, अपने शरीर को थोड़ा सा स्ट्रेच करना तो स्ट्रेच कर लो, थोड़ा एक जगह खुद की जगह छोड़ दो।
अपनी आंखें बंद कर लें, आंखें बंद कर लें। अपने अपने इष्ट देवता को याद करें, अपने भगवान, अपने जीसस, अल्लाह, राम, बुद्ध, महावीर, गुरु ग्रंथ साहिब, जिस भगवान को, जिस इष्ट देवता को हम नमन करते हैं, उन्हें याद करें। एक गहरी लंबी सांस लें और गहरी लंबी सांस छोड़ें। फिर गहरी लंबी सांस लें और गहरी लंबी सांस छोड़ें। सब लोग इसी, जो मैं कहता जा रहा हूं, इसी मुद्रा में यही करते रहे जो मैं कह रहा हूं। कोई फोटोग्राफ, कोई पिक्चर और कोई सेल्फी अभी ना लें आप, क्योंकि उससे आपका भला होने वाला नहीं है। वो फोटो मोटो सब मिल हो जाएंगे और नहीं फोटो खींचेंगे तो क्या हो जाएगा। बिल्कुल गहरी लंबी सांस लें और गहरी लंबी सांस छोड़ें। अपनी मस्ती में आ जाए। ये महसूस करें कि आप पूरे जंगल में हैं और इस घने जंगल में आपके अलावा कोई भी नहीं है। पक्षियों की कलकल की आवाज आ रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, पास में पानी के बहने की आवाज आ रही है और पूरे जंगल में सिर्फ आप हैं, आपके अलावा कोई भी नहीं है। ना आप किसी को देख रहे हैं, ना कोई आपको देख रहा है। आप अपनी मस्ती में हैं, आप अपने आनंद में हैं। आपको जो एक मनोजन्म मिला है, उसकी सार्थकता आपके को समझ आ गई है। हमें समझ आ गया है कि मैं कौन हूं, मैं कहां जाने वाला हूं और मेरा स्वरूप क्या है। मैंने इस प्रकृति के नियम को अच्छी तरह से समझ लिया है और वो तत्व ज्ञान मेरे जहन में बैठता जा रहा है, जिससे मैं समझता हूं कि प्रकृति और एक जीवन कैसे चलता है। मैं अपनी मस्ती में हूं, मैं अपने बहुत आनंद में हूं। इस वक्त दुनिया का कोई संकट, कोई चिंता, कोई भी विचार मेरे पास नहीं है। मैं वर्तमान में जी रहा हूं, इस मोमेंट में, इस पल में, इस क्षण में मैं जी रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि जो होना है वो निश्चित है, जो हो रहा है वो निश्चित ही हो रहा है और जो होने वाला है वो भी निश्चित ही होने वाला है। बिल्कुल अपनी मस्ती में झूम जाइए। आपके पैर जहाँ हिल सकते हैं हिलने दीजिए, उन्हें मत रोकिए। आपके हाथ जहाँ जा रहे हैं जाने दीजिए, उन्हें मत रोकिए। आप ऊपर हाथ ले जाना चाहते हैं, नीचे ले जाना चाहते हैं, फैलाना चाहते हैं, आप झूमना चाहते हैं, आप गिरना चाहते हैं, नाचना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं वो करिए। आप जिस मैदान में, जिस जगह पे खड़े होना चाहते हैं खड़े हो जाइए, फैल जाइए, लेकिन आप अपनी मस्ती में आ जाइए। ये वो मस्ती है जो साधुओं की, सन्यासियों की, अपनी मस्ती में रहने वालों की, भगवान की मस्ती है, जो प्रभु की मस्ती है, जो उसे किसी की परवाह नहीं थी, जो बेपरवाह थे, जो अपनी जिंदगी जी रहे थे। उस मस्ती में आ जाइए। मैं अपनी जिंदगी जी रहा हूँ, मैं अपनी मस्ती में हूँ, क्योंकि अब मुझे पता लग गया है कि जो होना है वो निश्चित है। वो सब अपने अपने क्रम से होता है, वो अपने अपने क्रम में बंधा हुआ है। मेरे करने से होने वाला नहीं है। मैं तो निमित्त मात्र हूँ। जो होगा मैं उसे सिर्फ जानने वाला हूँ और देखने वाला हूँ और ज्ञान करने वाला हूँ कि ये हो रहा है। इसलिए मैं अपनी मस्ती में हूँ, मैं अपने आनंद में हूँ। क्यों? क्योंकि अब मुझे अब ना तो कोई भय है, ना मुझे कोई चिंता है। भय इसलिए नहीं है क्योंकि डरना क्या, क्योंकि जब जो जैसे जहाँ होना है वो क्रमबद्ध में निश्चित है, तो मुझे क्यों डरना है। जब जो कुछ हो रहा है वो वही हो रहा है जो निश्चित है। मैं तो हर पल के अपने वर्तमान में होने वाले भावों का ख्याल रखूं बस, और मैं निश्चिंत हो जाऊं। कर्म तो अपने अनुसार होने ही वाले हैं, क्योंकि अच्छे अनुसार कर्म होंगे जो मैं चाहूंगा। मैं जिस स्तर पर जा रहा हूं, मेरी सोच और विचार का स्तर पे जा रहा है, उसमें मुझे कर्मों की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जब मैं निश्चिंत हो गया हूं, जब मुझे ये श्रद्धा हो गई है कि वो सब जो हो रहा है अपनी योग्यता से, अपने अनुसार होगा,
तो कर्म भी अपनी योग्यता से अपने अनुसार ही होंगे। मेरा पुरुषार्थ कुछ करने में नहीं है, मेरा पुरुषार्थ ये जानने में है जो हो रहा है। मेरा पुरुषार्थ क्रोध, मान, माया, लोभ किसी कसायों पर विजय प्राप्त करने में है, उन कसायों को पालने में नहीं है। मैं अनंत पुरुषार्थी हूँ, मैं अनंत पुरुषार्थ का धनी हूँ। मैं अपनी मस्ती में हूँ क्योंकि मुझे ये बात समझ आ गई है। मैं बहुत आनंद में हूँ, मैं बहुत पीस में हूँ। मैं अपनी मस्ती में झूम रहा हूँ। हे परमात्मा, मैं तेरे मार्ग पर हूँ, मैं मोक्ष मार्ग पर हूँ। और जब मैं मोक्ष के मार्ग पर हूँ तो मुझे फिर मेरा व्यवहार संसार मार्ग जैसा नहीं हो सकता। मैं संसार के मार्ग में नहीं हूँ, और जब मैं संसार के मार्ग में नहीं हूँ तो मेरा व्यवहार आम व्यक्तियों जैसा नहीं हो सकता। मैं तेरा पथित हूँ, मैं तेरे मार्ग पर हूँ, मैं गॉड लविंग हूँ, गॉड फियरिंग नहीं हूँ। मुझे भगवान तुझसे डर नहीं लगता, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तेरे प्रेम में हूँ। मेरे तुम आदर्श हो, और जो आदर्श होता है उससे तो प्रेम स्नेह होता है। तो मैं तुम्हारे प्रेम में हूँ, तुम जैसा बनना चाहता हूँ, तुम जैसा बन रहा हूँ, तुम्हारे आदर्शों पर चलता हूँ। इसलिए मैं अपनी मस्ती में, अपने आनंद में हूँ, क्योंकि मुझे ये समझ आ गया है कि मुझे हर पल, हर क्षण वर्तमान में अपने विचारों पर नजर रखनी है, और क्रोध, मान, माया और लोभ जैसे शत्रु मेरे जीवन में नहीं है। और मैं अपने एक मिशन में हूँ, ये मेरा मिशन तेरा मिशन, और अब दुनिया के सब लोग मुझसे आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि मेरा पूरा जीवन अध्यात्म से भरा हुआ है। मैं जहाँ बैठता हूँ लोग आकर्षित होते हैं, क्योंकि मैं अब लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, मैं उनकी जिंदगी के लिए कर रहा हूँ। ये मेरी भाव है, ये मेरे परिणाम है, पर उनका जो होना होगा वो उनके क्रमबद्ध के अनुसार होगा। ये परमात्मा, जब तू हमारे साथ है तो कौन खिलाफ हो सकता है। मेरी एनर्जी, मेरी एक ताकत मेरी अपनी है। आपके बगल में जो है वो आपकी या तो माँ के समान है, या आपकी बहन के समान है, या आपकी पत्नी है। आप उनका हाथ पकड़िए। हर व्यक्ति एक दूसरे का हाथ पकड़ ले, एक दूसरे के हाथों में हाथ दे दो, जिससे एनर्जी फ्लो करे। आंखें बंद रखें, जिससे एनर्जी फ्लो करे। कोई व्यक्ति बिना हाथ पकड़े ना रह जाए। किसी का भी हाथ जो आपके बगल में है उनका हाथ पकड़िए। अपने पूरे ब्रह्मांड की सारी शक्ति, जो लोग बीच में गैप बना के खड़े हैं वो भी अगल बगल में होके उसको फुल कर लें, बीच में आके फुल कर लें, एनर्जी पूरी कर लें। मैं भी नीचे हूँ, मैं भी आपके साथ ही खड़ा हूँ नीचे। पीछे तक सब लोग एक दूसरे के साथ हाथ पकड़ के रखें। एनर्जी ड्रॉप नहीं होनी चाहिए कहीं पर। अपनी आंखें बंद रखें। पूरे ब्रह्मांड की सारी शक्तियां मेरे मस्तिष्क से होती हुई मेरे पूरे शरीर में प्रकाशित हो रही हैं। और जब हम लोगों ने आपस में एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए हैं तो सारी वाइब्रेशन, सारी एनर्जी पूरे हॉल में एक व्यक्ति से सब में करंट की भांति और सबकी एक व्यक्ति में करंट की भांति फैल रही है। महसूस करें, मैं अपार शक्तियों का शक्तिशाली खंड पिंड व्यक्ति हूं। अपार शक्तियां, लिमिटलेस पावर मेरे अंदर आ चुकी है। एक तो अनंत शक्तियां मेरे अंदर हैं,
और जब मैंने आपस में एक दूसरे की एनर्जी लेना शुरू कर दी है तो सबकी अनंत शक्तियां सब में व्याप्त हो रही हैं। मेरे जो वीकनेसेस हैं वो अब डाइल्यूट हो रही हैं और दूसरों के जो गुड स्ट्रेंथ थी वो अब मेरे अंदर आती जा रही है। मैं इस धरती पर सबसे पावरफुल व्यक्ति हूं, सबसे पावरफुल, सबसे एनर्जेटिक, सबसे ऊर्जावान, सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल, सबसे ज्यादा सही माइंडसेट और थॉट प्रोसेस वाला व्यक्ति हूं। मैं क्रमबद्ध के सिद्धांत को समझ चुका हूं, इसलिए धरती पर सबसे ज्यादा निश्चिंत मैं हूं, क्योंकि जो होना है वो निश्चित है, उसमें कोई परिवर्तन संभव नहीं है। तो मैं व्यर्थ में आकुलता क्यों करूं? जो हो रहा है मैं उसे जान रहा हूं और देख रहा हूं। मैं इस वक्त सबसे पावरफुल, सबसे एनर्जेटिक, सबसे ऊर्जावान व्यक्ति हूं। मैं अपनी मस्ती में हूं, अपने आनंद में हूं। सारी वीकनेसेस डाइल्यूट हो चुकी हैं और दुनिया की सारी स्ट्रेंथ मेरे अंदर प्रवेश कर चुकी है। मेरे से ज्यादा खुश और शक्तिशाली व्यक्ति विश्व में नहीं है। मेरे से ज्यादा प्रसन्न और आनंदित व्यक्ति इस विश्व में दूसरा हो नहीं सकता। थैंक यू गॉड, मैं तेरे रास्ते पर हूं, मैं तेरे मार्ग पर हूं। मैं तुझ जैसा हूं, मैं तुझ जैसा हूं, इस वक्त हूं, इस पल हूं, इसी मोमेंट हूं और ये काम का हो सकता। धीरे धीरे हाथ छोड़िए, अपने दोनों हाथों को रगड़िए, अपनी आंख के पास ले जाइए। 3 बार इस प्रोसेस को फॉलो करिए। हाथों को रगड़िए, आंख के पास ले जाइए, हाथों को रगड़िए, आंख के पास ले जाइए। और जो व्यक्ति आपके पास में अगल बगल में है, अगर पुरुष हैं तो उनके गले मिलिए और ये महसूस करिए कि उनकी सारी शक्तियां मेरे अंदर प्रवेश कर गई हैं, मेरी उनके अंदर कर गई हैं, हम मिल के शक्तिशाली हो गए हैं। अगर महिला है तो उनको दूर से नमस्ते प्रणाम करिए। आपकी बहन है, पत्नी है तो गले मिलिए। आपकी वाइफ है तो माँ है तो गले मिलिए, बहन है, पत्नी तो गले मिलिए। और दूसरे के साथ जो हाथ जोड़ लीजिए, सेम जेंडर के साथ गले मिलकर आपस में एनर्जी फील करिए और एक दूसरे को कहिए आई लव यू।